मैं इस बॉडी को रेस्ट से मूव करवाने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये मूविंग बॉडी भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकती है? इसका आंसर है यस। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज कर लें ये ट्रक जो रोड पे आ रहा है, इसके सामने ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जाहिर बात है ट्रक के सामने जब ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं तो ट्रक इनको अपने साथ ले जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई है कि इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको मूव करना शुरू कर देगा या उसकी मोशन को चेंज करना शुरू कर देगा। इसी तरह ये एक साइकिल भी आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो जाहिर बात है मुझे मुश्किल पेश आएगी, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस मूविंग बाइसिकल के सामने आएगा तो उसको चोट लगेगी या उसके ऊपर ये साइकिल फोर्स लगाएगा। इस प्रॉपर्टी को पुराने वक्तों में न्यूटन ने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन, और आज हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम मूविंग बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मूविंग बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल की वजह से भी समझते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ही साइकिल है। इस साइकिल को मैंने फर्ज कर लें मूविंग साइकिल है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। फर्ज कर लें इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने इसको रोकने की कोशिश की, ये रुक भी गया। उसके बाद एक सेम इसी मैस का साइकिल दोबारा आया लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब जो ये मूविंग बाइसिकल है इसको रोकना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, ये मेरे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मूविंग बाइसिकल की वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाता है वो इन्हेंस हो गई है या बढ़ गई है। मैं कह सकता हूं इसका मोमेंटम बढ़ गया है। अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक साइकिल है और एक ट्रक है। अब दोनों की वेलोसिटी को मैं सेम कंसीडर करता हूं, तो बताएं किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर बात है ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रक का मैस ज्यादा है। अब ट्रक का मैस ज्यादा होने की वजह से ट्रक के पास ज्यादा एबिलिटी है मेरे ऊपर फोर्स लगाने की। सो मैं कह सकता हूं ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है या क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है। द वन इज वेलोसिटी एंड द अदर इज मैस। वेलोसिटी को बढ़ाएं फिर भी ये प्रॉपर्टी बढ़ती है, और मैस को बढ़ाने पर भी ये प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसके लिए एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। फर्ज कर लें ये नीचे ग्लास की एक ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई ग्लास पड़ा हुआ है। फर्ज कर लें जो हमने विंडो पे लगाया हुआ था उसको हमने उतार के नीचे रख दिया, और ऊपर से हम एक छोटा सा बॉल जो है ना उसको फेंकते हैं। फेंकते से मुराद ये कि ड्रॉप करते हैं। अब ये बॉल नीचे आके ग्लास पे पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल ग्लास टूटा नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अब एक मैसिव ऑब्जेक्ट, एक ज्यादा बड़ा बॉल जो है उसको फॉर्म करवाया। लेकिन अब गौर करें ये ग्लास टूट गया है। ऐसा क्यों हुआ? उसकी रीजन ये है कि अब ऑब्जेक्ट का मैस मैंने ज्यादा कर दिया था। मैस ज्यादा करने की वजह से उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी बढ़ गई जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम, और अब इसने ग्लास के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई और उसको ब्रेक कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। हम कह सकते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इसे P से जाहिर करते हैं। P इज इक्वल टू M इंटू V। अब इसमें मैस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम, यानी P भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो P के ऊपर भी मैंने एरो लगा दिया, मैस स्केलर है, और वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने एरो लगा दिया। अब हम गौर करें, इसमें मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
हम इसको एक और यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आई मीन यूनिट को एक और शक्ल में भी लिख सकते हैं। और वो किस तरह, ज़रा गौर करें। किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। अब जरा गौर करें, जो सेकंड मैंने नीचे डिवाइड किया उसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो सेकंड की पावर -1 तो पहले से मौजूद है, ये वाली सेकंड की पावर भी आकर -1 हो जाएगी, तो टोटल सेकंड की पावर क्या होगी, -2। और जिस सेकंड से हमने पहले मल्टीप्लाई किया था वो साथ लिखा आपको नजर आ रहा है। अब जरा गौर करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है? ये मैंने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में समझाया था, ये न्यूटन का यूनिट है, ये न्यूटन है बेसिकली। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं, और न्यूटन के साथ सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है मोमेंटम को हम 2 यूनिट्स में लिख सकते हैं, द वन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड। ये तो था मोमेंटम के बारे में। अब हम इसी लेक्चर में एक और छोटा सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली जो मैंने अभी मोमेंटम के बारे में बताया ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हेडिंग में इसकी लिख लेता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम, या न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आपको याद होगा न्यूटन सेकेंड लॉ में, पिछले लेक्चर को रिवाइज करें, जिसमें हमने कहा था कि अगर अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगे तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है जो फोर्स की डायरेक्शन में ही पैदा होता है। फर्ज करने मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ये किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था, जिस भी वेलोसिटी से जा रहा था उसे मैं वी आई का नाम दे देता हूँ, और उसकी कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से जाहिर बात है इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ, और एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली। फर्ज कर लें मैंने वेलोसिटी में तब्दीली की और इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन ए पैदा हो गया, और जब तक मैंने टाइम को नोट किया तब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी थी, फाइनल वेलोसिटी फर्ज कर लें इसकी हो चुकी थी वी एफ। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहूं तो एक्सेलरेशन की वही बेसिक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हुई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी की जगह क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे टाइम की जगह डेल्टा टी आ गया। ये तो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम पुरानी डेफिनेशन से हम लेके आए, इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी जानते हैं कि यहां पर हमने इस एग्जाम्पल में फोर्स लगाई थी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ था, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई थी उसका कोई ना कोई मास भी था। और न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां मैं एक हेडिंग लिखता हूं, एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह वो फॉर्मूला पुट कर लें जो ऊपर हमने बनाया, तो आपके पास आ जाएगा अप्लाइड फोर्स यानी एफ इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो बाहर मैस है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैस वी एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ऊपर अभी हमने अब मोमेंटम में ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहां भी मेरे पास अगर फाइनल वेलोसिटी है, मैस इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम, इसको मैं पी एफ से जाहिर कर देता हूं। इसी तरह मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो आपके पास अप्लाइड फोर्स यानी एफ का एक और फॉर्मूला बन गया, और वो क्या है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी जगह मैंने डेल्टा पी लिख दिया। तो अब जरा गौर करें, बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला बन गया है अप्लाइड फोर्स का। अप्लाइड फोर्स से मेरी क्या मुराद है, वो वाली फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने लगाई है, जो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की गई है। और गौर करें, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई थी, इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया था, और तीसरा मतलब इसका यह है कि इसका मोमेंटम चेंज हो गया था। और यही चीज हमें इस इक्वेशन से भी नजर आ रही है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब गौर करें, यह फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि जो फोर्स हमने लगाई है वो किसके इक्वल है,
चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इस पूरी रेशियो को जो राइट हैंड साइड पे हमें नजर आ रही है, इसे मैं अगर इकट्ठा बोलूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी भी अंदाज में आप इसे बोल सकते हैं, और मैं इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देता हूं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। यही है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो असल में अभी जो मैं आपको एक फॉर्मूला बनवा रहा था, ये क्या था? ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, लेकिन किस शक्ल में? मोमेंटम की शक्ल में। वो जो पिछली इक्वेशन थी ना, F इज इक्वल टू ma, वो न्यूटन का सेकंड लॉ था एक्सेलरेशन की शक्ल में, और ये F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है किस शक्ल में? मोमेंटम की शक्ल में। तो आपको इसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, और ये छोटा सा एक प्रूफ है, ये आना चाहिए। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इस फॉर्मूला को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन के बाद, और वो डेफिनेशन है इंपल्स की। इंपल्स क्या चीज है? इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं कि इंपल्स को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जो बैट्समैन है, जब वो बॉल को हिट करता है अपने बैट की मदद से, तो जो बॉल है वो बैट के साथ बहुत थोड़ी देर के लिए लगती है, और बैट की वजह से बॉल के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगती है, और ये फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगती है, इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये सारा कुछ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो पहले हम सिर्फ फोर्स को ही कंसीडर किया करते थे मोमेंटम की तब्दीली को डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस तरह के केसेस में जहां फोर्स बहुत ज़्यादा लगे, एकदम फोर्स लगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें मोमेंटम के चेंज को स्टडी करने के लिए फोर्स के साथ साथ टाइम को भी कंसीडर करना पड़ा। फिर हम अकेली फोर्स की बात नहीं करते, फिर हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम की बात करते हैं, और इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं इंपल्स। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, इंपल्स की एक छोटी सी हम डेफिनेशन बना लेते हैं। इंपल्स इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, then product of that force and time is called impulse। और impulse को I से जाहिर कर सकते हैं। अब चूंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है I भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। सो impulse इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इसको मैं F इंटू डेल्टा T लिख देता हूँ, ये है impulse। अब जरा गौर कीजिए, ऊपर जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बनाया, वहां से जरा देखिएगा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है जो पहले हमने किया है, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। अगर मैं वहां जो डेल्टा T है इसे लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे दूसरी तरफ क्या मिलता है? डेल्टा P। यानी डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, यानी अप्लाइड फोर्स इंटू टाइम। जरा गौर करें, यहां इंपल्स की डेफिनेशन यही है, अप्लाइड फोर्स इंटू टाइम। इसका मतलब है F इंटू डेल्टा T की जगह मैं डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकता हूं। सो इंपल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो मेरे पास इंपल्स के 2 फॉर्मूले आ गए, एक आ गया F इंटू डेल्टा T और दूसरा आ गया डेल्टा P। अब इंपल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए दिस चेंज इन मोमेंटम हैज टेकन प्लेस वेरी रैपिडली। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये बड़ा तेजी से हुआ है। जैसे मैं आपको वो क्रिकेट बॉल वाली और बैट वाली एग्जांपल दे रहा था, या अगर फुटबॉलर की बात करें, फुटबॉल गेम की बात करें, तो वो जो फुटबॉलर फुटबॉल को हिट करता है तो वो बॉल उसके फुट के साथ थोड़ी देर के लिए लगता है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो फुटबॉल काफ़ी दूर तक जाता है। तो ये सारे इस तरह के केसेस के लिए इम्पल्स
वाली जो सिचुएशन है वो वैलिड है, और यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है ये सारी इसी तरह की सिचुएशंस के लिए है जहाँ टाइम बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए फोर्स लगती है। तो ये है इम्पल्स। अब यहाँ आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, एक अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम का और एक इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का। मैंने साथ ही इम्पल्स को इस तरह से भी डिफाइन कर दिया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझा दिए आज के लेक्चर के। लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने बड़े गौर से ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मैं पहले आपसे पूछूंगा, फिर मैं खुद आंसर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जिस फॉर्मूला के ऊपर हम ये सारी डिस्कशन करेंगे वो फॉर्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी वाले फॉर्मूला से। मैं यहाँ हेडिंग के तौर पे वही फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर हम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स की हेडिंग भी लिख देते हैं या एप्लीकेशन की हेडिंग लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जरा गौर करें, इसमें डेल्टा पी क्या है, दिस इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम। एफ क्या है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लगी है। और डेल्टा टी क्या है, ये वो वाला टाइम है जिस टाइम के दौरान फोर्स लगी है। इसे मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ इम्पैक्ट। अब एक एग्जांपल आपके बचपन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले चलें, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझा दूं। फर्ज करने डेल्टा पी कांस्टेंट है, डेल्टा पी चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा पी कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बताएं, जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट बार बार कांस्टेंट आंसर दे, सेम आंसर दे, तो उन दोनों क्वांटिटीज में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अप्लाइड फोर्स एंड टाइम ऑफ इम्पैक्ट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चले मैं एक छोटी सी मैथमेटिकल टाइप एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा सामने बॉक्स में देखें, मैंने लिखा हुआ है 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। अब अगर मैं चाहता हूं कि आंसर 24 ही आए, लेकिन 6 को बढ़ाना है, तो बताइए 4 को कम करना ही पड़ेगा ना। यानी अगर मैं 6 को बढ़ा के 8 कर देता हूं, तो 4 को कम करके क्या करना पड़ेगा, 3, फिर 8 इंटू 3 24 आएगा। इसका मतलब है दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर सेम लाना चाहते हैं तो उन दोनों क्वांटिटीज को इनवर्सली रिलेट करना पड़ेगा। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर डेल्टा पी कांस्टेंट है तो अप्लाइड फोर्स और डेल्टा टी में यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब चलते हैं आपके बचपन की तरफ। आपने जब नया नया क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्रिकेट में आपके पास जब कैच आता था, तो जब आप बॉल पकड़ते थे, होल्ड करते थे, तो आपके हाथ में बड़ी पेन होती थी। उसकी क्या रीज़न है, ज़रा सोच के बताएं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक नहीं सोचा, आपने गलत सोचा। आप ये सोच रहे हैं कि आप बच्चे थे, आप जो है आपके हैंड्स जो हैं वो सॉफ्ट थे, इसलिए ज़्यादा पेन हो रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में होता ये था कि आप चूंकि नए नए कैच पकड़ने गए थे और एकदम आपकी कोशिश थी कि कैच छूट ना जाए कहीं मेरे हाथ से, तो आपने एकदम कैच पकड़ लेना होता था। होता क्या था कि बॉल जब आपके हाथ को टच करता था तो आप अपने हाथ को एकदम रोक लेते थे और बॉल एकदम रुक जाता था। जब बॉल एकदम रुक गया, इसका मतलब है बॉल के मोमेंटम में तब्दीली आपने बहुत जल्दी जल्दी कर दी। यानी इस इक्वेशन में जरा गौर करें, टाइम ऑफ इम्पैक्ट आपने कम कर दिया, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा तो फिर अप्लाइड फोर्स तो बढ़ेगी ना। फिर बॉल आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ में पेन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आगे जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको कैच करना आ गया, तो फिर अब आप क्या करते हैं, जब बॉल आपकी हैंड्स में आए तो आप अपनी हैंड्स को थोड़ा पीछे की तरफ मूव करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है आप अपनी हैंड को उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि बॉल एकदम न रुके। अगर बॉल एकदम रुक जाएगा तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा होगा, लेकिन अब आपने क्या कोशिश की कि बॉल एकदम न रुके, यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट को आपने बढ़ाया। और जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली
अप्लाइड फोर्स थोड़ी लगेगी और हमारे हैंड्स में पेन नहीं होगी, या अगर होगी तो थोड़ी होगी। ये था इस बात का आंसर। अब एक दूसरी एग्जांपल है आपके सामने, ये मैं दिखा भी रहा हूँ। फर्स्ट कर लें, आप हिट करते हैं एक ब्रिक को और दूसरे नंबर पे आप हिट करते हैं एक फुटबॉल को। किसको हिट करने पे ज़्यादा पेन होती है? उसका आंसर बड़ा सिंपल है और वो है ब्रिक को हिट करने पे ज़्यादा पेन होती है। लेकिन उसकी रीज़न आपके जहन में है या नहीं है? इसकी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ब्रिक को हिट करते हैं ना, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बड़ा थोड़ा होता है, रफली स्पीकिंग तकरीबन 1/100 सेकेंड। लेकिन अगर आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो फुटबॉल थोड़ा सा कंप्रेस भी होता है और जिसके नतीजे में टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 1/10 सेकेंड लगते हैं फुटबॉल को हिट करने में, और फुटबॉल आपके पाँव से जब अलग होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो ज़रा गौर करें, ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है फुटबॉल वाले केस में, और थोड़ा टाइम लग रहा है, यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, वो ब्रिक वाले केस में। ब्रिक वाले केस में टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत थोड़ा है, इसीलिए अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होती है और ब्रिक जो है वो हमारे फुट को काफ़ी हर्ट करती है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। फुटबॉल का टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा, अप्लाइड फोर्स कम, जिसकी वजह से हमारे फुट में ज़्यादा पेन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ब्रिक। इसके अलावा एक तीसरी एग्जाम्पल है और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बियर है और आपने इस बियर को मारना नहीं है, आपने इस बियर को इसकी जगह से हिलाना है, नॉकआउट करना है। और आपके पास 2 बुलेट्स हैं, उसमें से एक है रबड़ बुलेट और दूसरी है फर्ज कर लें लेड की बुलेट है, किसी मेटल की बुलेट है। तो मुझे बताएं कौन सी बुलेट जो है वो ज़्यादा उसके पास चांसेस हैं इस बियर को अपनी जगह से हटाने के लिए, नॉकआउट करने के लिए? सोचें 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 सोचें। इसका आंसर है रबड़ बुलेट। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी माइंड में मेटल की बुलेट आ रही थी, लेड बुलेट आ रही थी, या किसी भी मेटल की बुलेट आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी रबड़ बुलेट जो है उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी रीज़न क्या है? ज़रा गौर करें। अगर मैं रबड़ बुलेट की बात करता हूँ, इस बियर को हम रबड़ बुलेट से फायर करते हैं, तो देखिए रबड़ बुलेट इसके साथ टकरा कर फौरन वापस चली आएगी, यानी रबड़ बुलेट का टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत थोड़ा है। लेकिन जो मेटल की बुलेट है वो या तो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, मोस्टली यही चांसेस है। अगर पेनिट्रेट नहीं भी करेगी फिर भी उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएगी और उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि मेटल की बुलेट की केस में टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से अप्लाइड फोर्स थोड़ी है। लेकिन रबड़ की बुलेट की केस में टाइम ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा था, जिसकी वजह से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, और उस बियर के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। किस केस में? रबड़ की बुलेट के केस पे, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से ज़्यादा इजीली हटाया जा सकता है। सो रबड़ बुलेट इज़ मोर लाइकली टू नॉक द बियर डाउन। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।